चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको, यू कैन सेंड योर मैसेजेस ओनली टू मी और अर्जुन सर प्राइवेटली। अगर आपको डाउट्स हैं, कोई भी टेक्निकल डाउट है, सब्जेक्ट वाइज डाउट है, यू कैन आस्क बोथ ऑफ अस। आप अर्जुन सर को जरूर डाउट भेजें, ठीक है अपना। कोई इशू है मुझको बताओ, सर रिपीट करना है मुझको बताओ, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर फिर, है ना। लेट्स स्टार्ट अ लेक्चर। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। तो हमने हीट ट्रांसफर कवर कर लिया था। आज हम करेंगे बेटा थर्मोडायनामिक्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? थर्मोडायनामिक्स। तो चलो आज पढ़ाई शुरू करते हैं, हम थर्मोडायनामिक्स शुरू करते हैं, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट थर्मोडायनामिक्स टुडे, केटीजी एंड थर्मो। तो पहली स्लाइड आपकी स्क्रीन के ऊपर, सी व्हाट इज केटीजी। केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ assumptions हैं, वो assumption हमें याद रखने हैं, बिकॉज दीज assumptions कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली इन एग्जाम्स, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो assumptions क्या है जरा देख लीजिए फटाफट से, कि जो गैस होती है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बच्चे? आइडेंटिकल होंगे, परफेक्टली इलास्टिक होंगे और हार्ड स्फीयर्स होंगे, ठीक है ना। सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, परफेक्टली इलास्टिक को इंपॉर्टेंट मार्क करना। परफेक्टली इलास्टिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्टली इलास्टिक होंगे और साथ में क्या होंगे आपके? हार्ड स्फीयर्स होंगे। दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है ना। दिस यू हैव टू रिमेंबर, ओके ओके। See if any one of you is not able to hear, na. Not able to hear, click on join audio. Click on join audio, bottom left, and then click on call using device audio. Please follow these steps. Who can't hear my audio, ना? कुछ बच्चे हैं जो मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि सर ऑडियो नहीं आ रहा है, लाइक प्रथमेश, आई गेस, हाँ प्रथमेश, ठीक है। फॉलो दीज स्टेप्स बेटा। क्लिक ऑन जॉइन ऑडियो, आवाज आ जाए तो बता देना, ऐसा कुछ होगा बॉटम लेफ्ट, ओके। नाउ सी, परफेक्टली आइडेंटिकल मांगता है, ठीक है ना। सॉरी, आइडेंटिकल होंगे, परफेक्टली इलास्टिक होंगे, और बहुत ज्यादा स्मॉल होंगे मॉलिक्यूल्स। बहुत ज्यादा स्मॉल होने से मतलब क्या होता है? आपका जो गैस का जो वॉल्यूम है, वही आपका जो कंटेनर का वॉल्यूम है, वो सीधा सीधा गैस का वॉल्यूम मान लिया जाएगा। अब क्या है? मॉलिक्यूल्स डू नॉट प्रिफर डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन इज कंप्लीटली रैंडम। मोशन क्या होता है? कंप्लीटली रैंडम होता है, याद रखेंगे बेटा। दीज आर द assumptions जो आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में लेना होता है। यहां से थ्योरी क्वेश्चन बनता है आपके पास। मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं क्योंकि ग्रेविटी नहीं लेते हम इस पे, ठीक है ना। याद रखना, हम केटीजी में ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लेके आते, इसलिए मॉलिक्यूल क्या चलते हैं आपके? हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। और जो कोलिजन का टाइम होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। टाइम बिटवीन कोलिजन इज वेरी स्मॉल, एनी टू, ठीक है ना। द टाइम ऑफ द कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी स्मॉल। नेक्स्ट बेटा अपने पास क्या है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपका पाथ होगा, ठीक है ना, जो आपका पाथ होगा, सॉरी, द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड द वॉल इज परफेक्टली इलास्टिक। जो कोलिजन होता है क्या होता है बेटा? परफेक्टली इलास्टिक होता है, मतलब एनर्जी इज कंजर्व। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है यहाँ पर बच्चे? हमारी कंजर्व होती है। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, मार्क करने का। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हमारी कंजर्व होती है, ठीक है ना। छोटे छोटे पॉइंट है आपके पास याद करने के लिए। Also path traveled by molecule between two collision is called free path. क्या बोलते हैं उसको? mean free path, free path बोलते हैं। And the mean of this distance, mean distance traveled by molecule is called mean free path. छोटी छोटी चीजें बेटा, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से चलते हैं आपके मॉलिक्यूल्स भी। इस यहाँ पर मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नहीं होता, तभी आपका क्या होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, ठीक है ना। तो मेन मेन पॉइंट यहाँ पर एक बार मार्क कर देते हैं फटाफट से।
योर मेन पॉइंट यहाँ पर जो निकल के आ रहे हैं जल्दी से देखिए कौन कौन से हैं। एक तो बेटा परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव प्रिफर्ड डायरेक्शन मोशन, मतलब कि रैंडम मोशन। कौन सा मोशन? रैंडम मोशन। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना। कोलिजन जो होता है दैट इज योर परफेक्ट इलास्टिक, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, मार्क देख लेना। कोलिजन क्या होता है? परफेक्ट इलास्टिक होता है। दैट इज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उसकी? कंजर्व्ड। ये याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इसकी? कंजर्व्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जीरो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल होते हैं। तो दीज आर योर assumptions which you have to take, which you have to take for thermodynamics, for thermodynamics, ठीक है। ये assumption आपको thermodynamics से लेके चलना ही चलना होगा। चलिए, बाकी आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा एट द एंड। तो अगर आपसे कुछ छूट जाता है लिखने से तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप पीडीएफ से या फिर लेक्चर से दोबारा नोट कर सकते हैं। इससे आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, बाद में दोबारा देखेंगे तो, है ना। चलिए, अब बात आती है हमारे सामने एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ गैस। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है ना। तो गैस का जो प्रेशर होता है वो कितना होगा? बेसिकली फॉर्मूला लिख लीजिए आप यहाँ पर। फॉर्मूला होगा P इक्वल्स टू 1/3 रो V स्क्वायर, ठीक है। Arjun sir, if you can hear me please, there is a student प्रथमेश, उसकी सर हेल्प कर दीजिएगा प्लीज, ऑडियो के साथ उसका इशू आ रहा है बहुत, ठीक है सर, थैंक यू। तो एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ द गैस, तो देखो एक्सप्रेशन क्या होता है प्रेशर ऑफ द गैस का? सीधी सीधी बात है भाई, जो कैपिटल एम है क्या है? वो आपका टोटल मास है गैस का। और अगर ब्रैकेट में कुछ ऐसी वैल्यू लिखी होती है दैट इज योर वी आर एम एस। आर एम एस मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो हमने क्या लिखा? प्रेशर, और जो वेलोसिटी मतलब 1/3 रो वी स्क्वायर, 1/3 रो वी स्क्वायर, वेयर वी इज योर वेलोसिटी, ठीक है ना। वेलोसिटी या स्पीड ले लीजिए आप, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर। बेसिकली वी आर एम एस का स्क्वायर है, सीधे से रिजल्ट याद करना है आपको। यू हैव टू रिमेंबर द रिजल्ट। अब वी आर एम एस आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वी आर एम एस का फॉर्मूला पता ही आपको कितना होता है? वी आर एम एस का फॉर्मूला तो वी एक्स वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर प्लस वी थ्री का स्क्वायर, है ना। वी वन का स्क्वायर, वी थ्री का स्क्वायर, वी टू का स्क्वायर, तो ऐसे करके डिवाइड बाय 3 का रूट। वी आर एम एस आपने मैथ से निकाला है ना। चलो, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। और जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ऑल्सो केटीजी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस। तो फिजिक्स में से हम सिर्फ और सिर्फ हम आइडियल गैस पढ़ते हैं। तो दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना। आइडियल गैस होती है पीबी इक्वल्स टू एनआरटी। अब जो टोटल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारी होगी 3mv स्क्वायर। क्या होगी हमारी? 3mv स्क्वायर। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहां से हम लिख सकते हैं 3/2 पीवी या फिर 3/2 एनआरटी बाय यूजिंग दीज फॉर्मुलास। यहाँ पे जो हमारी टोटल ट्रांसलेटरी एनर्जी आई हो इतनी आई। दिस इज द वैल्यू विच यू विल गेट। फॉर्मूला याद रखना आप। ठीक है, आई गेस कुछ बच्चों को आवाज नहीं आ रही है, तो फॉर देम आई एम, ठीक है। नाउ सी, आपके पास फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी का भी। कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला? दैट इज योर 1/2 एम वी स्क्वायर इक्वल टू 3/2 पीवी या फिर 3/2 एनआरटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। जो ट्रांसलेटेड काइनेटिक एनर्जी होगी एक मॉलिक्यूल की कितनी होगी? तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होगी एक मॉलिक्यूल की कितनी होगी? 3/2 kT, वेयर k इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। k इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। लिख लेना फटाफट से, k क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। लिखिएगा। प्लीज राइट इट डाउन।
तो k की जो वैल्यू होती है लिख लेना, k की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 मीटर स्क्वायर किलोग्राम सेकंड स्क्वायर पर लिख लीजिएगा ये। तो दिस इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी आरएमएस वेलोसिटी की, फॉर्मूला आ गया आपके पास आरएमएस वेलोसिटी का, रूट में 3 kT बाय एम या फिर थ्रू 3 RT बाय टोटल मोल्स एम मोल्स, ठीक है ना, टोटल मास। तो फॉर्मूला आपको मिलते जा रहे हैं, देखते रहेंगे। तो आरएमएस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा कितना होगा, रूट में 3p बाय रो इक्वल्स टू 3 RT बाय टोटल मास ऑफ गैस, और या फिर 3 kT बाय एम। एम क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास, छोटा एम क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास, कैपिटल एम क्या है, टोटल मोल्स, टोटल मास ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। तो आपके फॉर्मूले होंगे, तो बेसिकली प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस होता कितना है आपका, P इक्वल्स टू 1/3 रो वी स्क्वायर, 1/3 रो वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो सारी। तो तुमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, देखो 2/3 इंटू हाफ रो वी स्क्वायर, 2/3 इंटू हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से तुम अपना लिख सकते हो वैल्यू, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2/3e, और ई की वैल्यू कितनी आएगी 3/2p। थोड़े से रिलेशन हैं यहाँ पर देख लीजिएगा, दिस रिलेशंस यू हैव टू रिमेंबर बेटा, सीधे सीधे याद रखना है। देखो अपना डेरिवेशन पार्ट में नहीं जा सकते क्योंकि वी डोंट हैव मच टाइम, तो मैं डेरिवेशन पार्ट में नहीं जा रहा हूँ, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट्स, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये रिजल्ट्स याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है मैं आपको सब लिखवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप क्या करिए, अपनी बुक को आप पढ़ रहे होंगे, टाइम टू टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, मॉड्यूल की थ्योरी पढ़ी है, वहां से आपको चीजें मिलेंगी सब कुछ। तो टोटल ट्रांसलेटिव काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी, तो कितना बराबर होता है 3/2 टाइम्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, ठीक है जी। चलो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे आपके सामने, सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वी आरएमएस का, उसमें आपने देखा फॉर्मूला क्या है आपको, तो देखो वी आरएमएस का आपके पास फॉर्मूला था रूट में 3 RT बाय एम। तो बेसिकली जो आरएमएस वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल आई है किसके बच्चे, रूट टी के। आरएमएस वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी आपका निकला। ऑल्सो आरएमएस वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टोटल मास, ठीक है ना, 1 बाय रूट ऑफ टोटल मास, ये देखेंगे। तो ये यहाँ पर आपके पास क्या आ चुका है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। सिमिलरली एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, मतलब टी जब क्या होगा 0 केल्विन होगा, तो मुझे बताओ कि तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। मतलब क्या बोलते हैं मोशन स्टॉप्स, क्या बोलते हैं मोशन स्टॉप्स, ठीक है ना। सारे मॉलिक्यूल का मोशन क्या हो जाएगा बच्चे, रुक जाएगा जब तुम्हारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा 0 केल्विन हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है ना। ऑल्सो एट हायर टेम्परेचर लो प्रेशर, एट हायर टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, ये याद रखिए, ये केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं। अच्छा दीज थिंग्स यू स्टडी इन केमिस्ट्री ऑल्सो, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना बच्चों। आइए सभी थर्मो ही चल रहा है केमिस्ट्री में भी। चलो तो लिखेंगे एट हायर टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, और एट रियल और एट वही सेम ही है, हाई टेम्परेचर लो डेंसिटी या फिर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। अच्छा दिस हैज बीन प्रीवियसली आस्क्ड इन योर जे एग्जाम्स आल्सो, ये जे एग्जाम्स हो गए आपके, या फिर आपका वीआईटी का एग्जाम, एसआरएम के एग्जाम, या फिर ऑल बिट्स प्लानिंग। तो यहाँ पर ना ये सीधा सीधा सवाल पूछा जा चुका है कि तुम्हारा आइडियल गैस रियल गैस कब बनता है, रियल गैस आइडियल कब बनता है, तो इस पे आप आंसर दे सकते हैं इस पॉइंट से आप, ठीक है। अच्छा दीज आर द रिजल्ट्स, नेक्स्ट रिजल्ट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, ये सारी वेलोसिटीज हो गई जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो मैं आपको मार्क कर रहा हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है, प्लीज लिख लीजिएगा। दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, प्लीज राइट इट डाउन। दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज मीन स्पीड, एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला लिखिए, क्या है आपका, रूट में 8/पाई kT बाय m, ठीक है। और ऑल्सो यू कैन राइट इट एज 8/पाई RT बाय कैपिटल M, ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। सिमिलरली यहाँ पर भी कितना होगा, रूट में 3 RT बाय कैपिटल M,
लिख लो जी, दिस इज द फॉर्मूला। एंड आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला होगा रूट में 2RT बाय कैपिटल M। यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला एंड रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज। डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू डू द डेरिवेशंस, वी हैव टू जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट्स, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट्स। इन फॉर्मूला पे सीधे सीधे आपको वैल्यू आता है, पूछता है आपसे बेटा एक कैपिटल एम है टोटल मास और स्मॉल एम है एक मॉलिक्यूल का मास, एंड ऑल्सो आरएमएस वेलोसिटी सबसे बड़ी होगी, फिर एवरेज, फिर आपकी आएगी मोस्ट प्रोबेबल। ऑल्सो रिमेंबर द रिजल्ट। ये रिजल्ट भी आपका ये में प्रीवियस ईयर से पूछा जा चुका है, डायरेक्टली आस्क्ड कि आरएमएस वेलोसिटी का स्पीड बड़ा होता है वी एवरेज से, और वो होता है ज्यादा किससे, वी मोस्ट प्रोबेबल से। ठीक है, प्लीज लिख लीजिए ना, यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज आ रहे हैं आपके पास, इन फॉर्मुलाज को आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मुलाज। इन फॉर्मूला पे अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, जल्दी से लिख लो। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। सारे फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए आपके साथ, ठीक है ना। आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट में 3RT/m। आपका एवरेज का फॉर्मूला होता है 8/πRT/m का रूट भी लेना, ठीक है ना। और मोस्ट प्रोबेबल का होता है रूट में 2RT/m, रूट 2RT/m, ठीक है। चलिए, तो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन बेटा, जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, हमें दिखा गया है द टेम्परेचर। क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिखिए क्वेश्चन क्या है। टेम्परेचर एट विच, क्वेश्चन लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। टेम्परेचर एट विच RMS velocity of oxygen molecule equal to that of nitrogen molecule at 100 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रोजन तो है 100 डिग्री पे, तो ऑक्सीजन का टेम्परेचर कितना होगा जिस पर दोनों की आरएमएस वेलोसिटी सेम इज नियरली, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमें दे दिए, मान लीजिए पहला ऑप्शन है ए 426.3 केल्विन, ऑप्शन बी 456.3 केल्विन, ऑप्शन सी देखेंगे कितना है बच्चे हमारे पास 436.3 केल्विन, ऑप्शन डी 446.3 केल्विन। तो बच्चे सॉल्व कैसे करना है, पहली बात ऑक्सीजन की आरएमएस और नाइट्रोजन की आरएमएस सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वी नो दैट जो आरएमएस का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा सीधे सीधे रूट में 3RT/m, तो रूट में 3RT/M हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं इजीली, यस और नो। तो हमें खाली क्या करना है, इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है, वी हैव टू पुट द वैल्यूज। तो अगर मैं ध्यान से देखूं ऑक्सीजन के लिए और नाइट्रोजन के लिए अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, और दोनों की वेलोसिटी हमें दे रखी है सेम, तो खाली वैल्यू पुट कर दो। तो कितना होगा यहाँ पर रूट में 3RT की वैल्यू तो कितनी है निकालनी है, डिवाइड में कितना होगा मास कितना होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का 32 और डिवाइड में इक्वल टू कितना होगा रूट में 3R, इसका T दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो कन्वर्ट इट इन केल्विन में कन्वर्ट किया, डिवाइड में कितना है बेटा मास कितना होगा नाइट्रोजन 28, हाँ यस। तो डिवाइड कर देंगे, सॉल्व करेंगे, टी की वैल्यू सीधे आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 426.3 केल्विन। तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा टी का 426.3 केल्विन, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए।
अब देखो यहाँ पर ऐसे सवाल आते हैं, तो यू हैव टू लर्न ऑल दिस फॉर्मूला। इन फॉर्मूला को आपको याद करना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। लिख लीजिए, कोई भी डाउट पूछो चैट बॉक्स में। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन द चैट बॉक्स। लिख लो भाई, जिसका छूट गया फॉर्मूले लिख ले। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। ऑल्सो दिस इज द क्वेश्चन जो हमने करा, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। चलो आगे मूव करें जल्दी से, यस और नो में आंसर दो, शुड आई मूव फॉरवर्ड और नॉट। पार्टिसिपेंट से आगे यस और नो में आंसर दो, शुड आई मूव फॉरवर्ड, यस और नो। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम तुमने केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, तो तुम्हें यहाँ पर अब रिजल्ट्स याद करने बेसिकली ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है पहले देख लो। टोटल नंबर ऑफ, देखो होता क्या, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स which must be known to completely, which must be known to completely specify the position and configuration of dynamically system is known as degree of freedom। समझो क्या है, मतलब आपको किसी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, उसको डिफाइन करने के लिए कि कितने पार्ट में उसकी एनर्जी हम डिवाइड कर सकते हैं, बेसिकली कितने कितने पार्ट में उसकी एनर्जी डिवाइड कर सकते हैं, वो कौन बताता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है। तो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स which must be known to completely specify the position configuration of dynamical system is known as degree of freedom F। अब मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है 3, ये याद रखना है। तो मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसलेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है वो कितनी हो सकती है आपके पास, 3 हो सकती है, मतलब एक्स डायरेक्शन में, वीएक्स वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तो ये ट्रांसलेटरी हो गई। सिमिलरली मैक्सिमम पॉसिबल रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है, 3, वो कितनी होगी, एक्स में, वाई में, जेड में, आपको रोटेशन का फॉर्मूला पता है। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है बेटा, 2, दैट इज काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन एनर्जी आप तभी लेंगे, वाइब्रेशन एनर्जी कब लेंगे, जब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होता है। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है तभी हम क्या लेते हैं बेटा, वाइब्रेशन एनर्जी लेते हैं, अदरवाइज हम लेते ही नहीं है, याद रखिएगा। जब तक बहुत हाई टेम्परेचर नहीं दिया होगा तब तक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कंसिडर नहीं करना है। अब बात आती है बच्चे, यहाँ पर देखेंगे प्लीज कि सर अगर मोनो एटॉमिक आया, कैसा है बच्चे, मोनो एटॉमिक आया, तो मोनो एटॉमिक के लिए हमेशा याद रखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3। फॉर मोनो एटॉमिक यू हैव टू रिमेंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी भाई, 3, क्योंकि सिंगल एटम है तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा वो, उसके पास एक ही ट्रांसलेटरी होंगी, रोटेशनल नहीं होती है। कितनी होगी, एफ को 3 होगी, याद रखेगा। अब डायटोमिक है, डायटोमिक बच्चों क्या है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 आ गया, इनके पास कितनी होगी आपके पास, 3 ट्रांसलेटरी, 2 रोटेशनल, ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम जो जरूरी नहीं है सबके पास हो, कम भी हो सकती है। तो H2 N2 O2 के पास कितनी होंगी बेटा, 3 + 2 5, ठीक है ना। तो दीज आर योर लीनियर मॉलिक्यूल्स, बेसिकली कौन से मॉलिक्यूल्स हमारे, लीनियर। तो डायटोमिक में देख लेना, फटाफट छोटी छोटी चीज लिखवा रहा हूँ मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए। अगर डायटोमिक तो है बट साथ में क्या है बेटा आपका, लीनियर भी है, मतलब कि याद करो जैसे कि ये हो गया आपके पास, है ना, लीनियर है, एक लाई करते हैं, तो आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा कितना होगा, लीनियर मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट विल बी 3 + 2 5। बट अगर डायटोमिक में ही नॉन लीनियर है तो कितना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, 6, ठीक है ना। लिख लीजिएगा, डायटोमिक में लीनियर के लिए होगा 5, और नॉन लीनियर जैसे कि तुम्हारा एग्जांपल होगा CO2 H2O, ठीक है ना, और लीनियर का एग्जांपल होगा S2 N2 O2, इस टाइप से। यू नो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में पढ़ा ये सब। और टेम्परेचर का बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5000 केल्विन से ज्यादा, तो आप क्या लेंगे बच्चे, रोटेशनल। अच्छा यहाँ पर नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट क्या है,
टेम्परेचर लेस देन 70 केल्विन पर, तो एट टेम्परेचर लेस देन 70 केल्विन पर रोटेशन भी स्टॉप हो जाता है। तो टेम्परेचर लेस देन 70 केल्विन पे रोटेशन भी स्टॉप हो जाता है, ये याद रख लो बस। अगर टेम्परेचर 70 केल्विन से कम हो गया तो रोटेशन स्टॉप, तो रोटेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमें नहीं लिखते, रोटेशन स्टॉप्स। ठीक है, ये याद रखिए। और वाइब्रेशन कब आएगा? जब तुम्हारा 5000 केल्विन से टेम्परेचर ज्यादा होगा। जब 5000 केल्विन से टेम्परेचर तुम्हारा ज्यादा होगा तो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या चीज आई याद करने के लिए? मोनोएटॉमिक के डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, डायटोमिक लीनियर के लिए होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, और नॉन लीनियर डायटोमिक के लिए होगा F = 6। F = 6 याद रखना है। नीचे वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे नंबर याद करने हैं आपको, ठीक है ना? तो यहाँ पर लिख लो फटाफट से मोनोएटॉमिक, जल्दी से लिख लो, इंपॉर्टेंट है। मोनोएटॉमिक F = 3, डायटोमिक, डायटोमिक में भी सर 2, एक तो लीनियर, तो लीनियर के लिए आएगा सीधे सीधे F की वैल्यू कितनी? 5, और नॉन लीनियर के आंसर आएगा F = 6। ठीक है, चलो आगे। बेटा नहीं दिया हुआ तो बस यही मानोगे जो रिजल्ट दिखवाया है। टेम्परेचर अगर हाई दे रखा है तो वाइब्रेशन मानोगे बहुत ज्यादा, और 70 से कम दे रखा है तो रोटेशन भी स्टॉप कर देना। बाकी जनरल यही देंगे, आप ज्यादा परेशान मत हो कि सर टेम्परेचर क्या होगा, है ना? मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? भाई मैक्सवेल ने बोला जो एनर्जी होगी सारे पार्ट में इक्वली बटेगी, जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगी सब में इक्वली क्या बटेगी? तुम्हारी एनर्जी बटेगी, ठीक है ना? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी इक्वल पार्ट्स में। तो और बोला कि एक एनर्जी, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो होती है तुम्हारी 1/2 kT। के इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, पहले बता चुके हैं। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी होगी? ½ kT होगा। और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? F। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल कितनी हो जाएगी? F/2 kT। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लीजिए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज ½ kT। कितना होता है भाई? ½ kT के बराबर, लिख लो। तो F/2 kT हो गया बेसिकली टोटल काइनेटिक एनर्जी, F/2 kT वेयर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डायटोमिक के लिए कितना हो जाएगा? सोचो, डायटोमिक के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी, डायटोमिक के लिए कितनी हो जाएगी? लीनियर के लिए मान लो, तो लीनियर के लिख देंगे सीधे 5/2 kT, ठीक है ना? नॉन लीनियर कितनी हो जाएगी? सोचो जल्दी से, 6/2 kT। और तुम्हारा उसके लिए कितनी जाएगी? क्या कहते हैं इसका नाम? मोनोएटॉमिक के लिए 3/2 kT। ठीक है जी, यस और नो? कितनी हो गई भाई? 3/2 kT। चलो तो नेक्स्ट आगे देखो, इंटरनल एनर्जी। अब क्या बात करते हैं? इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? देखिए, internal energy of the system is sum of kinetic plus potential energy of the molecule of the system। ठीक है ना? internal energy of a system is the sum of kinetic and potential energy of the molecule of the system। ठीक है ना? अब it is denoted by U, it is denoted by U। और internal energy of the system is the function of its absolute temperature and its volume। किसका फंक्शन होता है? उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होता है बेसिकली, ठीक है ना? पर अब ध्यान रखना, एक नोट पॉइंट आपके सामने, नोट पॉइंट कि जो आइडियल गैस होती है, जो हमारे सिलेबस में आइडियल गैस के लिए इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी होती है? 0। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। तो हम क्या लेके चलते हैं अपने लिए? पोटेंशियल एनर्जी 0 लेके चलते हैं। दैट इज जो हमारी इंटरनल एनर्जी हो गई, जो हमारी इंटरनल एनर्जी हो गई वो बराबर हो गई सीधे सीधे, मतलब इंटरनल एनर्जी यू बराबर हो गया आपकी सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी के, बराबर कितनी होगी? F/2 nRT। तो दिस इज द फॉर्मूला जो आप याद रखेंगे सीधे। जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आपको सीधे से डायरेक्टली याद करना है। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, लर्न दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। ये फॉर्मूला याद करना है सीधे सीधे आपको, ठीक है ना? कि भैया जो आपकी आइडियल गैस होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई तो जो इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, जिसका फॉर्मूला होगा आपके पास
F/2 nRT के बराबर, किसके बराबर? F/2 nRT के बराबर आपका फॉर्मूला होगा। इफ इट इज क्लियर, जल्दी से ये एक्सप्रेस करो बेटा, ये फॉर्मूले याद करने हैं आप लोगों को, ठीक है ना? जल्दी से एक्सप्रेस करेंगे इफ इट इज क्लियर, और साथ साथ लिखते रहो कि बेटा एक फॉर्मूला जो मैंने लिखा पेन से कि सर इंटेंस का फॉर्मूला कितना हो गया F/2 nRT, तो लिख लो यू का फॉर्मूला सीधे सीधे F/2 nRT के बराबर कितना हो गया बच्चे? F/2 nRT के बराबर हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना? तो वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स आल्सो, अभी थोड़ी थ्योरी पढ़ रहे हैं, देन वी विल डू सम क्या कहते हैं आपका न्यूमेरिकल्स आल्सो, ठीक है? ओके चलो, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो क्या आगे बढ़ा जाए? चलो तो एक सवाल करते हैं फटाफट से, देखो सवाल क्या रखा हमारे पास। देखिए क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस, देखो हमें क्वेश्चन दे दिया है, देखें क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमें एनर्जी दे रखी है बेटा, हमें नहीं एनर्जी नहीं, रुक जाओ, क्वेश्चन लिखो इसको ना, ध्यान से लिखो। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस is written as E equals to 3 PV by 2. We are given with the relation where P is pressure, where P is pressure. So we have to find what is E. आपको बताना है what is E. ये E है क्या? ऑप्शन है आपके पास एवरेज, ट्रांसलेशनल, काइनेटिक एनर्जी, या फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, या फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी, या फिर नन ऑफ दीज। हमें बताना है। तो देखो कैसे करेंगे, हाउ वी विल सॉल्व। फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट एज कि E इक्वल्स टू 3 PV by 2 दे दिया, ठीक है ना? और मुझे पता है, आई नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन पे KTG लगता है, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है? PV इक्वल्स टू nRT, यस और नो? तो मैं ये क्या लिख सकता हूँ बेटा? 3/2 PV बराबर 3/2 nRT, यस और नो? इफ आई कंपेयर इट, अगर मैं अपने कंपेयर करूं तो बराबर ये क्या है मेरा बेटा? देखो ध्यान से, कैसे लिख सकता हूँ? 3 किस में आएगा भाई? जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, तो F इक्वल्स टू 3, तो मतलब किसके लिए आएगी बेटा? सिर्फ से ट्रांसलेटरी है, ट्रांसलेटरी होगा तभी तो सिर्फ 3 लिखा जाएगा, तो मतलब एवरेज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होगा तुम्हारा, ठीक है? एवरेज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला मतलब आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा? सीधा आंसर ए होगा। बहुत बढ़िया बच्चे, भाई 3 है ना, F3 होगा तो सीधे से ट्रांसलेशनल। चलो तो यहां से ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे बेटा, है ना? तो दीज आर सम सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब देखो क्या है आपके सामने, इंडिकेटर डायग्राम्स। इंडिकेटर डायग्राम क्या होते हैं हम समझते हैं। जो आपके पीवी ग्राफ्स, पीटी ग्राफ्स, वीटी ग्राफ, मतलब यू नो दैट पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन आइडियल गैस की हमारे पास है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन। तो ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ प्रेशर और वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर और वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद ईच अदर इज नोन एज इंडिकेटर डायग्राम्स, इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। और दीज आर योर स्टेट्स या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ गैस, स्टेट बोल लो या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ गैस बोल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दीज आर स्टेट ऑफ गैस और कोऑर्डिनेट ऑफ गैस। और हर एक प्रोसेस का जो इंडिकेटर डायग्राम होता है एक यूनिक होता है, हर एक प्रोसेस का जो इंडिकेटर डायग्राम होता है वो यूनिक होता है। अभी बनाना सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, ठीक है ना? तो वी आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। ये तो बीच में आ गया, एक स्लाइड आनी नहीं चाहिए थी। हमें क्या करने हैं, एक दो क्वेश्चन करने पहले, तो वी विल अटेम्प्ट सम क्वेश्चन नाउ। तो फटाफट से लेट्स डू सम क्वेश्चंस। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पर ना, क्वेश्चन दे दिया हमको सीधे सीधे
कि एक आइडियल गैस दे दी है, देखिए वी आर गिवन विद एन आइडियल गैस जिसके टेम्परेचर दे दिया T1 T2, तो दिस इज योर T2 एंड दिस इज योर T1। एक T2 है और एक क्या बच्चा टेम्परेचर T1 है। हमको बताना है रिलेशन की T1 T2 का रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 T2। वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2 कि कौन बड़ा है, T1 बड़ा है या फिर T2 बड़ा है, ठीक है ना, या फिर दोनों बराबर है या फिर कुछ भी पॉसिबल है। वी हैव टू फाइंड इट। तो सबसे पहली बात इसको करने के लिए व्हाट हाउ वी विल डू देखेंगे ध्यान से। वी नो दैट पीवी इक्वल्स टू क्या होगा, एनआरटी होगा। वी नो दैट पीवी कितना होगा, एनआरटी होगा। और यहाँ पर ये प्रेशर डेंसिटी दे रखा है, ध्यान से देखो प्रेशर डेंसिटी। तो मैं क्या कर सकता हूँ डेंसिटी लाने के लिए, वी नो दैट रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं, मास अपॉन रो। तो पी एम बाय रो इक्वल्स टू एनआरटी। तो बेसिकली पी कितना हो गया, एनआरटी बाय एम। एम क्या हो गया, मास इंटू रो। तो बेसिकली तुम देखो तो स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन बन गई y इक्वल्स टू mx, है ना। ये m क्या होता है, स्लोप, वेयर ये m क्या है, स्लोप, और ये ऊपर वाला मास है। तो बेसिकली अब देखो तो p बाय रो, अब स्लोप, तो p बाय रो स्लोप, स्लोप क्या दे रहा है बेसिकली, स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो डायग्राम से वायर डायग्राम, वायर डायग्राम, स्लोप किसका ज्यादा है भाई, स्लोप 1 का ज्यादा है स्लोप 2 से, देयरफॉर T1 इज ग्रेटर देन T2। आंसर कितना आ गया, आगरा ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन करने अपने को, वी हैव टू डू क्वेश्चन लाइक दिस कि डायग्राम से देखा स्लोप किसका बड़ा है, स्लोप देखा बड़ा जिसका, वैसे हिसाब से आप देख लीजिए प्रोपोर्शनलिटी स्लोप टेम्परेचर क्या आ रही है, यू कैन डायरेक्टली राइट योर आंसर्स। अगर आप इस वे में आंसर करेंगे तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू आंसर्स, गिव आंसर, ठीक है ना, दिस इज द इजीएस्ट वे टू गिव आंसर। लिख लीजिए, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। तरीका है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सवाल समझ में आ गया आप लोगों को ये, चलो तो आगे मूव करते हैं नाउ। देख लो अगला क्वेश्चन क्या अपने स्क्रीन पर, ये हमें दे रखा है कि आरएमएस स्पीड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की कितनी है, वी है। टेम्परेचर को डबल कर दिया तो ऑटो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिसोशिएट होगा किसमें, ऑक्सीजन एटम में, किसमें, ऑक्सीजन एटम में हो गया, एटम में। तो आरएमएस स्पीड कितनी बन जाएगी, नहीं। तो बेटा इस क्वेश्चन में तो कैसे करेंगे, पहले तो ऑक्सीजन के निकाल लो। तो ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, आरएमएस स्पीड देखो, वी आरएमएस, इट कैन बी रिटन एज वी आरएमएस रूट में 3RT बाय कैपिटल एम, ठीक है ना भाई, 3RT और कैपिटल एम। तो वो हमें दे दी है जो इनिशियल केस है, और ये वैल्यू कितनी बराबर हमारी, वी के, जो हमें गिवन है वी के, ये इनिशियल केस। अब फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये O2 है, अब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हो गए तो O आ गए खाली, ऑक्सीजन एटम। तो जो वी आरएमएस होगी न्यू डैश, वो कितनी होगी, रूट में 3R, पर टेम्परेचर डबल कर दिया 2T, और मास कितना कर दिया, हाफ m/2। तो वैल्यू कितनी होगी बेटा, देखो ध्यान से, 2 रूट में 3RT बाय m, तो आई गेस सीधा सीधा आ गया 2V। तो आंसर कितना आ गया, 2V। तो यहां से थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आप करोगे तो इजी हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो किसी ने अगर आपको डरा दिया है थर्मो से, तो थर्मो से डरने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूला याद होने चाहिए बस। यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं याद है तो खतरनाक हो जाएगा। तो फॉर्मूले के लिए क्या करें, एक कॉपी बनाए जिसमें फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज मेक अ नोटबुक जिसमें आप सारे फॉर्मूले लिखें, फॉर्मूले की हेल्प से सब कुछ होगा। चलो भाई, तो केटीजी तो तुम्हारी यही एंड होती है, बस केटीजी में फॉर्मुलाज ही है बेसिकली। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मुलाज, और इन फॉर्मुलाज की हेल्प से हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो केटीजी एक पार्ट था, तो केटीजी काइनेटिक थ्योरी से यही एंड होती है। अब शुरू करेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। नाउ वी विल स्टार्ट आवर थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, वी नो दैट thermodynamics is mainly the study of exchange of heat, is mainly the study of exchange of heat between bodies
एंड कन्वर्जन ऑफ द सेम इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बेटा एक तो कैसे हीट एनर्जी तुम्हारी एक्सचेंज हो रही है और कन्वर्जन उसका मैकेनिकल एनर्जी में, या फिर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन आपका हीट में, हीट का कन्वर्जन या फिर मैकेनिकल एनर्जी में। उसकी स्टडी को हमने क्या बोला, उसको हमने बोला है बच्चे थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना। अब जीरोथ लॉ क्या बोलता है, जीरोथ लॉ बोलता है कि अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब जे समझिएगा, इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, also C and A are in thermal equilibrium, then B and C will also be in thermal equilibrium। मतलब एक तरह से क्या हो गया, अगर A B का दोस्त, C A का दोस्त, तो दोनों B और C भी आपस में दोस्त बन जाएंगे। बस ऐसे याद रखो। तो ये जीरोथ लॉ है, फर्जी लॉ है ना, सिंपल सा लॉ है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है लॉ। अच्छा, अब किसी को लग रहा है उसे एडियाबेटिक वॉल क्या होती है, एडियाबेटिक वॉल वो होती है जिसमें सराउंडिंग में कोई लॉस नहीं हो, टेम्परेचर इससे फ्लो नहीं कर सकता आगे। ठीक है ना। ओके, अब वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, P इक्वल्स टू nRT। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, तो अपन केमिस्ट्री पढ़ के आ रहे हैं तो इसमें इश्यू नहीं है अपने को। ठीक है ना, साथ साथ चल रहा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में थोड़ा सा जो अब चेंजेस आएगा मैं आपको बता दूंगा क्या आएगा, नेक्स्ट स्लाइड में पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो पीवीटी जो होती है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ गैस, या फिर आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट हम लिख सकते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। याद रखेंगे एन मोल्स के लिए, एन मोल्स के लिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होगी इक्वेशन हमारी आइडियल गैस। अब बात करते हैं कि वर्क डन बाय गैस कितना होता है। तो सीधे सीधे वर्क डन बाय गैस का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पीडीवी। ये फॉर्मूला याद रखना है, इंटीग्रेशन पीडीवी, और कुछ याद नहीं करना। वर्क डन का फॉर्मूला होता है पीडीवी, तो एरिया एनक्लोज्ड अंडर पीवी कर्व्स गिव वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस, गिव वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस। तो लिख लो बेटा, वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन पीडीवी होता है। ठीक है, कोई बच्चा अगर वीडीपी लिख देगा कुछ हो रहा है तो वो गलत है, सीधे सीधे वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन पीडीवी। तो सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा वॉल्यूम पे। तो अगर ध्यान रखो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव। अच्छा, मैं बताता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी नहीं बता रहा है। तो बेसिकली वर्क डन का फॉर्मूला कितना हो गया, इंटीग्रेशन पीडीवी, इंटीग्रेशन पीडीवी, और एरिया अंडर पीवी कर्व क्या देगा अपने को, एरिया अंडर पीवी कर्व क्या देगा, पूरा वर्क डन। क्या देगा हमको बच्चे, ये वर्क डन दे देगा। ठीक है ना। चलिए, तो छोटा सा नीचे का लिख लो, वर्क डन कितना होगा तुम्हारा सीधे इंटीग्रेशन पीडीवी एंड दैट विल बी इक्वल टू योर एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व। ठीक है, तो ये हम जानते हैं, फटाफट से डिवाइस भी कर लिया, इस पर सवाल करेंगे। अब आओ, जो बोला गया याद रखें केमिस्ट्री से उल्टा है, केमिस्ट्री में जो चला है उससे उल्टा है बेटा। जो पढ़ा रहा हूं सब ध्यान से पढ़ो उसको। ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से रखेंगे प्लीज। प्लीज रिमेंबर ऑल दिस, केमिस्ट्री से उल्टा होता है यहाँ पर। तुम चाहो तो लिख लो यहाँ पर, वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम इज नेगेटिव इन फिजिक्स। केमिस्ट्री में शायद तुम उल्टा लिखते हो ना, फिजिक्स में वर्क डन बाय सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वर्क डन ऑन सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव होगा। केमिस्ट्री के उल्टा बच्चे ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। तो प्लीज रिमेंबर, वर्क डन बाय सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम होगा नेगेटिव। प्लीज रिमेंबर ऑल दिस रिजल्ट्स। तो किसी को अगर डाउट है तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब कौन से प्रोसेस हो सकते हैं, वी नो दैट प्रोसेस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आइसोथर्मल, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। तो फॉर हेयर, तो फॉर साइड डालो आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, बॉयल्स लॉ होगा। ठीक है ना, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली बात है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, सारी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट हो गई। तो सीधे पीवी क्या हो गया तुम्हारा, कांस्टेंट हो गया। तो अगर ऐसा है तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1/v हो गया, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1/v हो गया। मतलब पीवी का डायग्राम कैसे हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बन जाएगा भाई आपके सामने डायग्राम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये आ गया ग्राफ पीवी का।
टीपी ग्राफ बनाऊंगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आ गया, और टीबी के लिए ग्राफ ये आ गया क्योंकि टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट है। तो दीज आर योर ग्राफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस जो आपको ध्यान में रखने हैं। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स बच्चों, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, हम यहाँ पर कोई भी जो हीट का लॉस है या हीट का एक्सचेंज वो कंसिडर नहीं करेंगे। अब देखो स्लोप ऑफ पीवी कर्व क्या होगा, यहां से निकालेंगे कि पीवी मेरा बराबर कांस्टेंट है, तो बेसिकली डीपी बाई डीवी क्या होगा बच्चे मेरा स्लोप। तो कंपेयर इसको हमने क्या किया, इसको हमने डिफरेंशिएट करके डीपी बाई डीवी निकाला, तो वैल्यू कितनी आई माइनस पी बाई वी, माइनस पी बाई वी। तो ये हो गया स्लोप, व्हाट इज दिस, इज योर स्लोप, ठीक है। तो तुम्हें अगर याद हो ना आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ाया था कि प्रेशर बराबर होता है बीटा बल्क मॉड्यूलस, तो जी वो भी आ गया आपके सामने। तो डीपी बाई डीवी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, माइनस बीटा बाय वी। ये बीटा सा कैसे, याद करो बल्क मॉड्यूलस पढ़ाया गया था, ठीक है। फिर वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर कितना होता है, एनआरटी एलएन ऑफ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बराबर एनआरटी एलएन ऑफ पी इनिशियल बाय पी फाइनल। क्यों, क्योंकि सर अगर पी फाइनल की बात करूंगा डिवाइड बाय पी इनिशियल, वो बराबर क्या होगा, वी इनिशियल बाय वी फाइनल ही तो होगा फ्रॉम हेयर, ठीक है ना। तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। अब देखो यहाँ पर अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन होगा पॉजिटिव, तो मतलब एक्सपेंशन के लिए हम क्या लेके चलते हैं, वर्क डन पॉजिटिव। और वॉल्यूम अगर कम होगा, वॉल्यूम कम क्या होगा हमारा, वॉल्यूम अगर हमारा कम हो जाता है, ये यहां लिख लेता हूं मैं बेटा, ठीक है ना। और अगर वॉल्यूम कम हो रहा है डेट इज कंप्रेशन हो रहा है, तो हम लिखते हैं वर्क डन नेगेटिव। वर्क डन कौन सा, बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम नॉट ऑन। केमिस्ट्री में ऑन होता है, हमारा बाय होता है। वर्क डन बाय सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव अगर एक्सपेंशन है, वर्क डन बाय सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव अगर कंप्रेशन है। ये याद रखना, हेयर वर्क डन बाय सिस्टम की बात करते हैं हम, ठीक है। तो वर्क डन फॉर्मूला हो गया एनआरटी एलएन ऑफ पी फाइनल बाय सॉरी पी इनिशियल बाय पी फाइनल या फिर वी फाइनल बाय वी इनिशियल, देख लेंगे। ऑल्सो अब तुम्हें पता है इंटरनेशनल फॉर्मूला कितना होता है, एनआरटी, है ना, अभी लिखवाया था मैंने एनआरटी बाय 2 इंटू एफ बाय 2, बिल्कुल सही। तो बेसिकली टेम्परेचर तो आइसोथर्मल में देखो डेल्टा यू, अब डेल्टा यू लिखना है, चेंज, ये तो यू का फॉर्मूला, तो चेंज, चेंज कैसे लिखेंगे, चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू बराबर कितना होगा, एन आर डेल्टा टी इंटू एफ बाई 2। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा 0, तो वैल्यू कितनी आएगी 0। तो चेंज इन इंटरनल की बात करें यहाँ पर हम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू बराबर कितना होगा 0 आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं अभी। तो ये रिजल्ट्स याद रखने हैं बेटा आपको ना सारे प्रोसेस के, यू हैव टू रिमेंबर द रिजल्ट्स फॉर ऑल द प्रोसेसेस, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ रहे हैं अब। तो पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, परेशान मत हो, अभी बस आप देखो अच्छे से, पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी तो परेशान नहीं होना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चा प्रोसेस कौन सा हमारा, आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा बच्चा हमारा प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, याद रखेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, देखो जरा यहाँ पर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो पी कैसे लिखते हैं हम, एन आर बाय वी इंटू टी के बराबर। तो पी प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया, टी आ गया, क्योंकि एनआरवी बाई तो कांस्टेंट है। तो अगर इसको कंपेयर करूं मैं, इफ आई कंपेयर इट टू y इक्वल्स टू समथिंग mx टाइप की क्वेश्चन, तो स्लोप कितना आ गया बेसिकली एन आर बाय वी आ गया, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई, कैसी आ गई, स्ट्रेट लाइन। तो जो पी टी कर्व होगा वो कुछ आपका ऐसा होगा, है ना, पी टी कर्व सीधे कुछ आपका ऐसे आ गया,
पासिंग वाया ओरिजिन, पासिंग वाया ओरिजिन, ठीक है ना। और ये कौन सा हो गया, वीटी कर्व, क्योंकि वीटी कर्व क्यों, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो वीटी कर्व। और से पीवी वीपी कर्व, ये वॉल्यूम कांस्टेंट बना सकते हैं वैसे, ठीक है ना। अब देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, if volume is constant then dv is 0, then pdv is also 0, that is of work done is also 0। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, 0, ध्यान रखना। आइसोकोरिक में वर्क डन कितना हो गया, 0, याद रखने के लिए। बट टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है ना भाई। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं इंटरनल एनर्जी की, किसकी बात करूं मैं, इंटरनल एनर्जी की, चेंज इन एनर्जी की, बेसिकली चेंज इन एनर्जी बोलूं तो डेल्टा यू का फॉर्मूला सीधे कितना होगा, n इंटू एफ आर बाई टू डेल्टा टी। ये तो होता ही है, ये फॉर्मूला याद ही रखना सीधे सीधे, एन एफ आर बाई टू डेल्टा टी, ठीक है ना। अब तो हीट गिवन इन आइसोकोरिक प्रोसेस कितना रहेगा, ये फॉर्मूला। बेसिकली मैं आपको बता दूं, आपके पास एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, फ्लोट, जो आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, है ना, ये आपने पढ़ा है फिजिक्स में। ये फॉर्मूला होता है, केमिस्ट्री का उल्टा बच्चे, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा डब्ल्यू ही 0 हो चुका है, तो डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा डेल्टा यू के बराबर। अगर ऐसा है तो यहाँ लिख लीजिएगा, हीट गिवन इन आइसोकोरिक प्रोसेस विल बी इक्वल टू ई दिस, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू बराबर हो जाएगा एन एफ आर बाय टू डेल्टा टी के, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो फ्लोट आप अगर याद रखेंगे, फ्लोट क्या है, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ पर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस में। अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे देखो एक बार, यहाँ पर ये अगर इसमें फर्स्ट लॉ लगाएं तो कैसे लगा सकते हैं, लेट्स सी हाउ कैन वी अप्लाई द फर्स्ट लॉ ओवर हियर। एक बार देखते हैं, हाउ कैन वी अप्लाई द फर्स्ट लॉ ओवर हियर। तो तुम अगर ध्यान से देखो, फ्लोट लगाऊंगा यहाँ पर, एफ एल ओ टी, फ्लोट लगाऊंगा, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू, सॉरी ये प्लस आएगा ना, हाँ, डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू यहाँ 0 है ना, तो डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू के, और वो वैल्यू कितनी होगी, सीधे यही वैल्यू, ठीक है, एनआरटी एल एंड वी फार्मर्स फिक्चर। तो यहाँ पर ये लिख लीजिएगा। तो हमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसमें आपको सारे पॉइंट मिल जाएंगे, तो इशू नहीं होगा, अभी आप समझ सकते हैं इजीली। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन, मतलब वर्क डन 0 होता है, डेल्टा क्यू बराबर एन एफ आर बाय टू डेल्टा टी। तो देखो कितने सारे फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर हार्ड इसलिए बन जाता है क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, तो फॉर्मूलों से फॉर्मूले बन रहे हैं यहाँ पर। एंड यू हैव टू रिमेंबर एवरी फॉर्मूला, एंड यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी फॉर्मूला, ठीक है ना, आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद करने हैं। अब नेक्स्ट कौन सा है बच्चे प्रोसेस, द नेक्स्ट प्रोसेस इज योर आइसोबारिक प्रोसेस ना, the next process is your isobaric process। see what happens in isobaric process। isobaric process मतलब बार, बार मतलब प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है बच्चा आपका, प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोबारिक प्रोसेस। तो P इज कांस्टेंट, अगर P कांस्टेंट है तो देखो क्या लिखूंगा इक्वेशन यहाँ पर, PV इक्वल्स टू एनआरटी, इक्वेशन लिख लो, PV इक्वल्स टू एनआरटी, तो V इक्वल्स टू एनआर बाय P इनटू T, एनआरटी बाय P। तो बेसिकली V इज प्रोपोर्शनल टू T, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाएगी। तो उसका स्लोप जो होगा वो बराबर होगा बेटा आपके सीधे सीधे एनआर बाय P के बराबर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो इंडिकेटर डायग्राम है वो क्या, पीटी डायग्राम, तो P तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट, P कांस्टेंट है, PV डायग्राम। बट पीटी डायग्राम क्या, तो इक्वेशन यहाँ से आ सकती है, ये ना गलत आ गया शायद, ये तो सही है, ये गलत है, ये V होगा, हाँ ये सही करो, VT डायग्राम। तो VT कितना हो गया, सीधे V इक्वल्स टू एनआर बाय P, तो ये स्लोप आ जाए सीधे, स्लोप याद रखना, टेम्परेचर हमेशा केल्विन पर रहेगा, ठीक है ना। अब सोचो अगर मैं वर्क डन लिखना चाहता हूं तो वर्क डन कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन PdV, तो P कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन dV, तो V इनिशियल से V फाइनल, तो बेसिकली क्या लिखूंगा, P इंटू
वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो हो गया मेरा वर्क डन का फॉर्मूला। ऑल्सो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तुम क्या लिख सकते हैं वर्क डन का फॉर्मूले को, एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल भी हम लिख सकते हैं यहाँ से। तो पी इंटू वी फाइनल, तो एन आर टी फाइनल, एन आर बाहर आ जाएगा, माइनस टी इनिशियल। यहाँ पे देखो वर्क डन का फॉर्मूला। तो कौन से प्रोसेस के, ये आइसोबारिक प्रोसेस के फॉर्मूले हो गए। अरे कांस्टेंट मतलब जीरो थोड़ी ना होता है पी का, इतनी तो मैथ आनी चाहिए भाई, तुम तो मैथ स्टूडेंट्स हो, जेई बैच है हमारा। तो इंटीग्रेशन पी डीवी, तो पी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीवी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वर्क डन की एनआर इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अगर आप बात करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू की बात करेंगे। तो बेटा ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं, कैसे, डेल्टा इक्वल्स टू एन सी बी डेल्टा टी, कैसे मैं लिख देता हूँ, एन इंटू एफ आर बाई टू डेल्टा टी लिखा जाएगा। बट अभी आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ोगे, पढ़ोगे वैसे तुमने पढ़ रखा होगा, पर अभी याद में करवाऊंगा। सीबी की वैल्यू होती है एफ आर बाई टू, तो आप वो लिख सकते हैं। तो डेल्टा यू बेसिकली ऑलवेज इक्वल्स टू, यही फॉर्मूला होगा, एन सी बी डेल्टा टी वेयर सी बी इक्वल्स टू एफ आर बाई टू। अब देखो यहां पर देखो, डेल्टा क्यू गोस टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू है ना, ये कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहां से डेल्टा यू का वैल्यू पुट कर दिया, डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, देखो यहाँ पर क्या हो गया, एन बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, एफ बाई टू प्लस वन बाहर आ गया, और डेल्टा टी भी ये आ गया अंदर। तो बेसिकली ये एफ बाई टू प्लस वन जो होता है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, याद रख लो, अभी अभी के लिए बता रहा हूँ, या फिर एफ आर बाई टू प्लस आर डेल्टा टी, अगर आपको वैसे याद होगा, दिस इज बेसिकली योर सी वी प्लस आर इंटू डेल्टा टी, तो बराबर हो गया एन सी पी डेल्टा टी। अगर किसी को याद हो तो मेयर्स फॉर्मूला होता है सीपी इक्वल्स टू सीवी प्लस आर, आपने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में, मेयर्स फॉर्मूला ना, तो ये वही है। तो बेसिकली आइसोबारिक में, आइसोबारिक में जो डेल्टा यू होगा वो कितना हो जाएगा, एन सीपी डेल्टा टी। सर सीपी क्या अभी पढ़ेंगे, वैसे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ऐसे याद रख लो, सी एन आर एफ बाई टू प्लस वन डेल्टा टी, ये हो गया डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू। तो दीज आर द फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखना है। तो फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, विदाउट फॉर्मूला यहाँ काम चलेगा नहीं, और हम सोचते हैं बिना फॉर्मूले हम काम चलाने बिना याद करें, तो वो पॉसिबल नहीं है, तभी हमें थोड़ा सा यहाँ पर टफ लगता है चैप्टर, अदरवाइज चैप्टर इज वेरी इजी, बस आपको फॉर्मूला याद करने होने चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट फॉर्मूला, द नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारे सामने स्क्रीन पर, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट सेम होगा, मतलब यू इनिशियल बराबर यू फाइनल है, तो डेल्टा यू कितना हो गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर जीरो, मतलब जहां खड़े हुए थे घूम घाम के वहीं आ गए, तो इंटर एनर्जी तो वही रही ना, कुछ चेंज नहीं आया इंटर एनर्जी में, सेम जीरो। अब डेल्टा क्यू बराबर कितना होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, वो कितना हो गया, जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू कितना ले सकते हैं, इंटीग्रेशन पीडीवी, इंटीग्रेशन पीडीवी दैट इज एरिया अंडर पीवी कर्व, ठीक है ना। ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट, इफ पीवी कर्व, पीवी कर्व क्या अगर आपका क्लॉकवाइज है, if पीवी कर्व इज क्लॉकवाइज, देन वर्क डन को बोला हमने पॉजिटिव, क्या बोला हमने, वर्क डन को पॉजिटिव, ठीक है, याद रखना। इफ पीवी कर्व इज पॉजिटिव देन वर्क डन इज पॉजिटिव। अगर अपना पीवी कर्व पॉजिटिव है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वर्क डन पॉजिटिव बोलेंगे, अगर एंटी क्लॉक में है तो बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन, ठीक है ना, ये लिखना ध्यान से। अब देखो यहां पर एंटी क्लॉक में वर्क हो रहा है, तो नेगेटिव वर्क, यहां पर
यहाँ देखो फिर से एंटी क्लॉक में काम हो रहा है, ये गलत बात है, हाँ ये सही है, तो फिर से नेगेटिव। यहाँ पर देखिए क्लॉक में हो रहा है पॉजिटिव, फिर से एंटी क्लॉक में नेगेटिव। ऑल्सो एरिया क्या, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व कौन सा, पीवी कर्व, याद रखना, will give you value of तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, बिकॉज डेल्टा यू इज बेसिकली जीरो, याद रखेंगे किसमें, साइक्लिक प्रोसेस में, इन योर साइक्लिक प्रोसेस। तो लेट्स डू अ क्वेश्चन यहाँ पर। तो हमने 4 प्रोसेस पढ़ ली हैं, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक एंड योर साइक्लिक प्रोसेस। तो इन पे सवाल बन सकते हैं, न्यूमेरियस क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। तो हमसे बोला है कि फाइंड आउट द वर्क डन इन द फॉलोइंग ग्राफ, फाइंड द वर्क डन इन द फॉलोइंग ग्राफ। तो देखो कैसे करोगे भाई, कौन सा प्रोसेस है बताओ, सोचो। इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि घूम घाम के वहीं आ गए, तो इट इज एन साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक भी कैसे, क्लॉक, क्लॉक मतलब वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव कैसे निकालेंगे, वर्क डन एरिया अंडर पीवी कर्व, तो एरिया अंडर पीवी कर्व, तो एरिया अंडर पीवी कर्व कितना आएगा, देखो ये तो वैल्यू कितनी होगी सीधे वी नॉट, और ये वैल्यू कितनी होगी पी नॉट, तो स्क्वायर का ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं हम, पी नॉट इंटू वी नॉट, दैट्स इट। तो वर्क डन कितना आ गया बच्चे, सीधा सीधा पॉजिटिव पी नॉट वी नॉट, आंसर। अब देखो कितना सिंपल सा हो गया क्वेश्चन, प्लस पी नॉट वी नॉट क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो दिस इज हाउ यू विल अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। तो ग्राफ को हो गया, देखना पड़ेगा साइक्लिक है नहीं है, पर साइक्लिक के लिए क्या देखोगे, याद करना, साइक्लिक के लिए पीवी कर्व देखिएगा, ओनली सी पीवी कर्व मेनली, मतलब एरिया, एरिया अंडर पीवी कर्व होगा, एरिया तभी वर्क डन देगा। साइक्लिक में पीवी के अंदर का एरिया देगा आपको वर्क डन, ये नहीं कि आपका वीटी डायग्राम, पीटी डायग्राम बने हुए हैं, पीटी या वीटी बने हुए हैं, उसका आपने एरिया निकाल के आंसर लिख लिया, तो आंसर गलत हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट। अब देखो सवाल क्या दिया हमको, सवाल क्या देखिए, सवाल दिया है जो अपना ये टीवी कर्व है ना, टीवी, अब देखो क्या आ गया, टीवी टेम्परेचर वॉल्यूम, साइक्लिक प्रोसेस दे दिया, शोन नंबर ऑफ मोल्स दे दिया एन, तो वर्क डन बताना है कितना होगा ड्यूरिंग द साइकिल। तो बेटा वर्क डन कैसे निकालेंगे, क्या आप एरिया निकालूं अंदर, सोच के बताओ, यस और नो में आंसर दो मुझे, गिव द आंसर इन यस और नो, कैन आई फाइंड द एरिया डायरेक्टली, एरिया से आंसर निकाल सकते हैं कि यहाँ पर टीवी कर्व का एरिया वर्क डन देगा नहीं देगा, यस और नो में आंसर दो, बोलो भाई जल्दी जल्दी, नहीं देगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रोसेस देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, प्रोसेस। तो यहाँ पर प्रोसेस लिखो, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ए टू बी जाऊंगा, तो ए टू बी के लिए कौन सा मेरा प्रोसेस आ रहा है, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है मेरे को, सीधी सीधी लाइन, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आइसोकोरिक, कौन सा प्रोसेस बच्चे, आइसोकोरिक प्रोसेस। वहीं पर मैं अगर बी टू सी जाऊंगा, तो बी टू सी में क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, और साथ में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज से पता चलता है कि वर्क डन तो वैल्यू होगी पॉजिटिव, और साथ में आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल। सी टू डी आऊंगा, तो वॉल्यूम तो हो रहा है कांस्टेंट, बट टेम्परेचर कर रहा है डिक्रीज, अच्छा यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। और ये प्रोसेस कौन सा, फिर से आइसोकोरिक। अब जब मैं आऊंगा डी से ए वापस से, तो डी से ए में टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। अब मुझे बताओ आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है भाई, आइसोकोरिक का, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट जीरो, जीरो, और यहाँ पर एन आर टी ln ऑफ v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो कितना होगा यहाँ पर एन आर टी, अब प्लस होगा वर्क डन, तो प्लस लिख देंगे, प्लस क्यों, क्योंकि सर वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा था, लिख दो प्लस एन आर टी ln, बेटा यहाँ v फाइनल देखो कितना था, 2v0 बाय v0, तो सीधा लिख दिया मैंने 2, सीधा लिख दिया मैंने 2, v फाइनल वैल्यू v इनिशियल वैल्यू डाली।
अब यहाँ देखो वर्क डन कितना होगा, माइनस एन आर टी एल एन ऑफ वी फाइनल, फाइनल पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, वी नॉट, तो 1/2 सॉल्व करना तो मैं आता है यहाँ पर, तो प्लस एन आर टी कर सकते हो ना। अच्छा एक चीज और, एक छोटी सी चीज और ध्यान रखना, यहाँ टेम्परेचर ना देखो इनिशियली 2T0 है B2C में, तो 2T0 आएगा बेटा, तो ये ध्यान से लिखना बेटा, ये समझना चाहिए यहाँ पर ना, ये टेम्परेचर कितना आएगा देखो, NR2T0, क्योंकि यहाँ पर ये 2T0 से जा रहे हैं और इस प्रोसेस का D2A में T0 पे है, तो यहाँ लिख रहा हूँ ये 2T0 वाला टेम्परेचर है ना, 2T0 पे चल रहा है और ये T0 पे चल रहा है, तो यहाँ से NRT आप सही है, NRT नॉट, तो LN2 हो जाएगा ये, है ना। अब क्या निकालना, टोटल वर्क डन निकालने के लिए सबको ऐड कर दो, ऐड ऑल, तो आई गैस ऊपर तो कितना हो गया यहाँ पर, ये 2 है ना, ये 2 NRT नॉट LN2, तो यू हैव टू जस्ट ऐड ऑल द वैल्यूज, तो ऐड करके तुम्हारे पास सारे आंसर आ जाएंगे, तो नाउ यू कैन कैलकुलेट। अच्छा हाँ ठीक है, तो कर लेना अपना आंसर का, तो आप फटाफट से अब आगे चलते हैं। फर्स्ट लॉ बेटा वो लिख लेना और बाद में कर लेना सॉल्व उसको, ठीक है ना। तो आप फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स देखते हैं, तो ये वही है आपका, वही जो हमने पढ़ लिया है। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, सीधे पहली बात किस पर डिपेंड करता है, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। और क्या बोलता है भाई कि डी क्यू मतलब डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर, डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा, ठीक है ना। और क्या बोलेगा, हीट गेन्ड बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम एंड इंक्रीज इन एनर्जी सिस्टम आर टेकन एज पॉजिटिव। तो अगर हीट सिस्टम ने गेन करी है तो पॉजिटिव, वर्क डन सिस्टम बाय सिस्टम तो पॉजिटिव, एनर्जी बढ़ा है तो पॉजिटिव, अगर हीट लूज हुई है सिस्टम से तो नेगेटिव, वर्क डन सिस्टम पर जो किया गया नेगेटिव, वर्क डन इन डिक्रीज इन एनर्जी वो नेगेटिव। तो ये हमने पढ़ लिया, इसी पे हमने बहुत सारी चीजें देख भी ली है, ठीक है ना। तो लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ये देखो एक अच्छा सवाल है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। हमसे पूछा गया है कि साइक्लिक प्रोसेस दे दिया है, एक साइक्लिक प्रोसेस पीवी कर्व बताना है, मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा इसका वर्क डन का, ठीक है ना। प्लीज सी, हमसे पूछा है कि इसका वर्क डन कितना होगा। तो देखो ना यार वर्क डन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस का जल्दी सोचो, क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव। और साथ में यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग, ये क्या है आपका सर्कल नहीं है, दिस इज नॉट अ सर्कल। क्यों, सर्कल तब होता जब ये डिफरेंस P2 माइनस P1 बराबर होता V2 माइनस V1, तब तो हम बोलते सर्कल भी, है ना, डायमीटर सेम होते। तो दिस इज एन एलिप्स, जनरल केस इसका ये एलिप्स का है। तो जो एलिप्स का जो आपका वर्क डन होता है, एरिया लिखा जाएंगे, एरिया ऑफ एलिप्स, वो आपको नहीं पता तो याद रखेंगे कितना होता, पाई इंटू ए इंटू बी, वेयर ए एंड बी आर सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर माइनर एक्सिस। तो कैसे लिखेंगे, पाई इंटू P2 माइनस P1 बाई 2 इंटू V2 माइनस P1 बाई 2 के बराबर, तो ये आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लो इस टाइप से ही। तो फिगर देख के नहीं बोलना कि साइक्लिक है साइकिल है,
ठीक है ना, मतलब कि सर्कल, सॉरी सर्कल है, सर्कल नहीं है बेटा ये, दिस इज नॉट अ सर्कल, ठीक है ना, दिस इज नॉट अ सर्कल। ठीक है, आओ। क्योंकि बच्चे अलग है, देते तो सेम मानते ना आशीष, देते तो सेम मानते, नहीं कि तो जनरली आंसर निकालने के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक के फॉर्मूले होते हैं बेसिकली, तो कुछ फॉर्मूला होगा जैसे अगर आप किसी बॉडी को हीट अप कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो उसका टेम्परेचर रेस कर रहा है, हीट दिया, हीट दी बॉडी को, तो टेम्परेचर कर गया बेटा, इंक्रीज कर गया, तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट आएगा, फॉर्मूला आएगा स्पेसिफिक हीट का, वो फॉर्मूला है एस टू डेल्टा क्यू एम डेल्टा बाय एम डेल्टा टी। कितना फॉर्मूला है स्पेसिफिक का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चे, ये हीट सप्लाई, देखो हीट सप्लाई पर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, तो ये बाय डेफिनेशन ही फॉर्मूला है बच्चे, ये बाय डेफिनेशन ही फॉर्मूला है कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, डिफाइन किया गया कैसे, स्पेसिफिक कैपेसिटी डिफाइन किया गया, हीट सप्लाइड पर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, दैट इज एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी, हीट दी बॉडी को टेम्परेचर रेज कर गया। अब सिमिलरली एक क्वांटिटी है आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, तो हीट गिवन पर मोल ऑफ गैस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, देखो सेम टाइप का ही है। अब क्या हुआ, एक बार तो आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया, एक बार आपने कांस्टेंट प्रेशर पे किया, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला, कांस्टेंट प्रेशर के लिए फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अब ये सीपी एक थोड़ी देर पहले आए थे, है ना, आए थे ना भाई, तो उन्हीं को आपने लिख लिया है सीपी। अब देखो क्या हो, सीपी का फॉर्मूला सीधे डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी, और डेल्टा सीपी का फॉर्मूला डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी। अब यहाँ पर तुमने वैल्यू पुट करके देखा, तो तुम्हारा सीवी का वैल्यू जो आप याद रखेंगे हमेशा, वो फॉर्मूला कितना होगा, एफ बाय टू आर, याद रखो भाई, सीवी फॉर्मूला कितना रखेंगे आप याद हमेशा, एन एफ आर बाय टू, और सीपी का फॉर्मूला एफ बाय टू प्लस वन आर, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है ना, ऑल्सो एक क्वांटिटी डिफाइन की जाती है गामा, वो क्या होती है आपकी सीपी बाय सीवी, तो वैल्यू पर पुट करोगे तो कितना वैल्यू आएगा, एफ बाय टू प्लस वन डिवाइड में एफ बाय टू, तो वैल्यू सॉल्व करने पाएगा वन प्लस टू बाय एफ, ये बराबर गामा। गामा क्या होता है, रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम सीपी बाय सीवी, तो एक चीज हो गई गामा, सीपी बाय सीवी, सीपी बाय सीवी, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास, सीवी का एफ आर बाय टू, सीपी का एफ बाय टू प्लस वन आर, और गामा का आर इक्वल्स टू वन प्लस टू बाय एफ। ठीक है ना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, परेशानी नहीं है, पढ़ो अभी, समझो चीजें, छोटे छोटे फॉर्मूले, फॉर्मूले बहुत ज्यादा है यहाँ पर, यू हैव इनफिनिट फॉर्मूलाज ओवर हियर। अरे कट गया तभी तो वन प्लस टू बाय एफ आया, एफ बाई टू से एफ बाई टू कट गया, तो वन डिवाइड में एफ बाई टू, तो ऊपर चल जाएगा ना। अब देखो मोलर स्पेस, मोलर हीट कैपेसिटी की हम बात करें आइडियल गैस में इन टर्म्स ऑफ आर, तो मोनो एटॉमिक गैस में एफ होता है 3, तो बेटा सीपी सीवी के फॉर्मूले आ गए, सीपी के फॉर्मूले आ गए, तो बस इसमें अब क्या है ना, ये तुम्हें कैलकुलेशन रात नहीं करनी, तुम सीधा निकाल सकते हो, जनरली फॉर्मूला तुम्हें पता है, देखो ये सामने सामने फॉर्मूला तुम्हारे पर लिखे हुए हैं, दीस आर द फॉर्मूलास है ना, जो मैंने पढ़ा है वो फॉर्मूला आपको लिख दिए। अब यू नो डैट डायटोमिक के लिए, मोनोएटॉमिक के लिए एफ कितना होता है ना, तो मोनोएटॉमिक के लिए एफ कितना हो गया, तो सीबी आ गया, सीपी आ गया, गामा आ गया। डायटोमिक के लिए एफ कितना होता है, तो सीवी आ गया, सीपी आ गया, गामा आ गया। ट्राई एटॉमिक के लिए ट्राई एटॉमिक ले लो, या फिर आप डायटोमिक नॉन लीनियर की बात करो, ओ इसको ना ट्राई एटॉमिक लीनियर के लिए भी सेम आंसर, और यहाँ ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए सेम आंसर। ठीक है, अच्छा करेक्शन करना पड़ेगा, वी हैव टू डू अ करेक्शन प्लीज।
वी हैव टू डू अ करेक्शन। डायटोमिक तो यार यही होता है ना, दो मॉलिक्यूल एच एच ऐसे ओ, ठीक है ना। और ट्राइटोमिक से होगा सी ओ ओ, ठीक है। और H2 को क्या होगा, समथिंग ऐसे हो गया, है ना भाई। तो तुम्हें ये ट्राइटोमिक का, तो वहां मैंने शायद उल्टा लिख दिया है, तो मैं लिखवा देता हूँ, सही करवा देता हूँ। डिग्री फ्रीडम में एक करेक्शन करना है आपको। डिग्री फ्रीडम पढ़ा था ना हमने यार एक जगह, लेट्स डू, हाँ ये डिग्री फ्रीडम पढ़ा था। तो यहाँ ना ये इसको करेक्शन कर लो प्लीज। दिस इज नॉट डायटोमिक, दिस बेसिकली ट्राइटोमिक। एग्जाम्पल भी करेक्शन कर लो प्लीज। केमिस्ट्री में पढ़ाया, ये ट्राइटोमिक लीनियर क्या होता है यहाँ पर, ये CO2 हो गया, CO2 हाँ लीनियर होता है बिल्कुल, और H2 हो गया ये। और डायटोमिक का तो हमेशा ही क्या होगा, F5। ये ट्राइटोमिक रिजल्ट दिखा दिया मैंने, सॉरी करेक्शन होगा छोटा सा, प्लीज डू अ करेक्शन ना। में करेक्शन हुआ था एक, डायटोमिक का तो हमेशा ही 5 रहेगा, बट ट्राइटोमिक के लिए क्या होगा, ट्राइटोमिक के लीनियर के लिए 5 और नॉन लीनियर के लिए 6। डायटोमिक तो यही होगा ना, दो मॉलिक्यूल तो सीधा ही होंगे हमेशा, ठीक है। करेक्शन करना ना बच्चों, करेक्शन ध्यान में रखना, ठीक है, ओके। करेक्शन हुई यहाँ पर, ध्यान रखना। तुम्हारा ये सीबी हो गया, सीपी हो गया, गामा हो गया। अच्छा एक मेयर्स फॉर्मूला होता है आपके पास, वो कितना होता है आपका, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। ये हमने निकाला है, बट एक बार आईआईटी में सवाल आया था, उसके हिसाब से सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू एनआर था। तो इन रियलिटी तो यही फॉर्मूला होता है, बट हम एन इक्वल्स टू 1 के लिए कैलकुलेशन करते आते हैं, ठीक है ना। तो आईआईटी में सवाल आया था सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू एनआर आया था, बट फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू यूज दिस, फॉर न्यूमेरिकल यू विल यूज ओनली दिस। न्यूमेरिकल के लिए सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर ही यूज करोगे आप। पर एक बार आईआईटी में सवाल आ रखा है सीपी माइनस सीवी कितने बराबर है, एनआर, ठीक है। ओके, तो वो ट्राइटोमिक वाला चीज याद रखना बच्चों, सेम रिजल्ट इसके आएंगे ना। नेक्स्ट क्या दिया है, क्वेश्चन एक क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द एटम ऑफ अ डायटोमिक गैस टू बी कांस्टेंट। डिस्टेंस डायटोमिक गैस के बीच में कांस्टेंट दे दी है। इट्स स्पेसिफिक हीट, मतलब कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात दे दी कि आइडियल गैस है। इट्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोल, ठीक है, पर मोल इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यह स्पेसिफिक हीट का तुम्हें फॉर्मूला पता है, बताओ क्या होता है जल्दी से। वॉल्यूम पे सीवी, सीवी कितना होता है, FR/2। डायटोमिक गैस है तो एफ कितना होगा, सीधे 3 + 2 5, तो कितना आंसर आएगा 5R/2। मार्क करके आंसर आ गया, ठीक है ना। कि डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस के लिए एफ कितना होगा, 5 होगा, सीवी का फॉर्मूला होता है FR/2। अब भाई कांस्टेंट वॉल्यूम पूछ रहे थे, मान लो एट, अगर अगर इफ एट कांस्टेंट प्रेशर पूछते तो वो भी निकाल लेते अपन। तो कितना होता सीपी, सीपी कितना होता FR/2 + 1, है ना जी। तो मेरे ख्याल से 7 आ जाता, 7/2R। तो दोनों निकाल दिए। तो 7/2R कब होगा, जब ये प्रेशर कांस्टेंट होगा, और ये कब है, जो वॉल्यूम, ठीक है। ओके बच्चों,
ये मेयर्स फॉर्मूला हो गया सिग्मा CV इक्वल्स टू आर जो हमने पढ़ लिया है, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस की लगती है। दिस फॉर आइडियल गैस ओनली ना, दिस इज फॉर आइडियल गैस ओनली। अब है एडियाबेटिक। अब देखो ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आता है एडियाबेटिक में। एडियाबेटिक क्या है? When no heat is supplied or extracted from the system, the process is adiabatic. जब ना तो कोई हीट दी गई ना ही हीट कोई सप्लाई की गई, तो हमने क्या बोला बच्चा? सिस्टम को सप्लाइड ना ही एक्सट्रैक्टेड, तो हमने बोला बच्चे प्रोसेस क्या है? एडियाबेटिक। और ये चीज याद रखेंगे, दिस प्रोसेस इज सडन। प्रोसेस क्या होता है? सडन, अचानक से, कभी भी सडनली आया ना, मतलब एडियाबेटिक लगाना। दैट इज देयर इज नो टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट, एकदम से खटाक से इंस्टेंटली होता है, ठीक है ना। ऑल्सो हम यहाँ पर हीट का एक्सचेंज करवा ही नहीं रहे हैं, सॉरी हीट सप्लाई कर नहीं रहे हैं, एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं? थर्मली इंसुलेटेड लिखते हैं, जिससे कि यहाँ के अंदर की हीट बाहर ना जा सके। दैट इज प्रोसेस को एडियाबेटिक रखते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशंस आती हैं एडियाबेटिक की, इक्वेशन क्या आती है ध्यान से रखेंगे। इक्वेशन आती है पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, और क्या लिख सकते हो? टी की पावर गामा, पी की पावर 1 माइनस गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर लिख सकते हो टी इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट। सर ये कैसे आई इक्वेशन? इनको याद कैसे करें सर? उसके लिए क्या करो, ये इक्वेशन याद रखो और पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से बार बार पुट करके निकाल लिया करो चाहो तो। और व्हाट इज गामा? गामा इज बेसिकली सीपी बाय सीवी, और यहाँ पर जो डीपी बाई डीवी की वैल्यू आएगी वो होगी माइनस गामा पी बाई वी, तो वैल्यू कितना बन गया? डीपी बाई डीवी यहाँ पर माइनस पी गामा पी बाई वी, तो बराबर माइनस गामा बीटा बाई वी। देख लो, सॉरी ये गामा वी ही बीटा हो गया बेसिकली ना, हाँ तो माइनस बीटा बाई वी हो जाएगा ना, क्योंकि एडियाबेटिक में बीटा याद करो कितना होता था तुम्हें? गामा पी, तो आपने लिख दिया माइनस बीटा बाई वी, ठीक है। तो ये स्लोप हो गया इस पॉइंट पे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो स्लोप ऑफ पीवी कर्व इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। अब वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर, वर्क डन का फॉर्मूला इन एडियाबेटिक, उसका फॉर्मूला होता है तुम्हारे सामने। देखो यहाँ पर डेल्टा कैसे निकालें? वी नो दैट डेल्टा क्यू तो कितना है? 0 है, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू करूंगा, ये तो कितना हो गया? 0 हो गया। तो डेल्टा डब्ल्यू कितना हो गया बेटा? सीधे माइनस डेल्टा यू के बराबर, और डेल्टा कैसे लिखता हूं? एन एफ आर बाय 2 डेल्टा टी, है ना भाई, या फिर वही एन सी वी डेल्टा टी लिख सकते हैं पर माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। तो क्या होगा फॉर्मूला सीधे? एन सी वी टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, क्योंकि माइनस साइन तो चल जाएगा, या फिर एन आर मत लिखो, फॉर्मूला लिखो दूसरा। या फॉर्मूला क्या हो सकता है? पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल डिवाइड में गामा माइनस 1। दीज आर योर फॉर्मूलाज। बेटा फॉर्मूला बहुत ज्यादा है, चैप्टर में याद रखें। एन आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल डिवाइड में गामा, दीज आर योर फॉर्मूलाज, ठीक है ना। तो क्या हो जाएंगे? फॉर्मूला हो जाएंगे हमारे वर्क डन के। किससे फॉर्मूला हो गया हमारे? ये वर्क डन के फॉर्मूला। ये लिखे हुए हैं बेसिकली वही चीज, फॉर्मूला। तो वर्क डन बाय सिस्टम अगर पॉजिटिव है तो एक्सपेंशन, अगर वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव है तो कंप्रेशन। और ऐसे में टेम्परेचर टी फाइनल बड़ा होगा टी इनिशियल से, और यहाँ पे एक्सपेंशन उल्टा हो, देखो टी इनिशियल बड़ा है टी फाइनल से। ये क्वेश्चन तुम अपना ट्राई करोगे होमवर्क में,
क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे होमवर्क में वाला, ठीक है ना। बेटा फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज है यार, इसमें कुछ नहीं है फ्री एक्सपेंशन में। मैं इस पर तुम्हारी क्लास भी लाऊंगा क्वेश्चन के लिए अलग से। फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा, डेल्टा क्यू जीरो, डेल्टा यू जीरो, डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो, सब कुछ जीरो मान लो। बस टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब डेल्टा टी भी जीरो, टेम्परेचर इन फ्री एक्सपेंशन रिमेंस कांस्टेंट, अपने आप सब कुछ। अगर गैस को एक ऐसे छोड़ दिया कि कोई हीट नहीं आएगी, ना हीट बाहर जाएगी ना आएगी, कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो क्या है, गैस अपने आप जो एक्सपेंड अगर कर जाए तो हम उसको क्या नाम देंगे, फ्री एक्सपेंशन। तो हम क्या नाम देंगे उसको, फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। क्या नाम देंगे, फ्री एक्सपेंशन नाम देंगे। सिंपल सी चीज है, बस ये ध्यान रखना, डेल्टा क्यू जीरो, डेल्टा यू जीरो, डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो, सब कुछ जीरो, तो फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखो यहां पर आगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, ये बहुत नाम सुनोगे तुमने, इस साल एक सवाल भी आया था जेईई मेंस में। यहां से देखो, प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस कब कहते हैं, when various stages of an operation in which it is subjected can be traversed back, मतलब यह वापस पलट जाए, and in the back in the opposite direction in such a way that substance passes through exactly the same condition at every step in the reverse process as in that process। अरे भाई अगर तुम A to B आए हो तो जो तुमने circumstances A to B जाने में देखे, वही circumstances B to A जाने में भी आपको अगर मिलते हैं तो हमने क्या बोला उसको, रिवर्सिबल प्रोसेस बोला। अगर A to B जाने में प्रोसेस और B to A में भी सेम चीजें मिली है अपोजिट मैनर में, तो वही आपका क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। अगर ऐसा नहीं है, कोई भी कंडीशन अगर गलत गड़बड़ कर जाती है तो आपको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल बोलेंगे। तो बाय डेफिनेशन हमें समझ में आ रहा है। अब बात करेंगे स्लोप कंपैरिजन में, तो देखो कुछ नहीं है, यही है आपका कि भैया आइसोथर्मल ऊपर आएगा, एडियाबैटिक नीचे आएगा, पीवी में नीचे, इधर देखो इधर की तरफ नीचे जाते हुए आइसोथर्मल नीचे ऊपर और एडियाबैटिक नीचे। तो बेसिकली किसका स्लोप ज्यादा है, इसका, एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है। देखो ओवर हेयर एडियाबैटिक स्लोप ज्यादा, और यहाँ पर देखो मैं मार्क कर रहा हूँ लाइन से, क्यों मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर वॉल्यूम क्या कर रहा है बच्चा, एक्सपैंड, और यहाँ वॉल्यूम क्या कर रहा है बच्चे, कम। तो यहाँ पर तो एक्सपेंशन है, यहाँ पर कंप्रेशन है, तो एक्सपेंशन के रिजल्ट कंप्रेशन के उल्टा हो जाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है, डीपी बाई डीवी एडियाबैटिक का ज्यादा होगा, डीपी बाई डीवी आइसोथर्मल, मतलब स्टीपनेस, स्लोप। तो स्लोप के साथ स्टीप होगा, एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा स्टीप होता है। एडियाबैटिक का स्लोप क्या होगा, ज्यादा स्टीप होगा एज कंपेयर टू योर आइसोथर्मल। एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा तुम्हारा स्टीप होगा, ये आपको याद रखना है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर्व, इस कर्व को याद रखना। ऑल्सो ये फॉर्मूले तुमने सेम केमिस्ट्री में पढ़ रखे हैं, तो नो नीड, तुमने फॉर्मूला सेम टू सेम केमिस्ट्री में पढ़ रखा है ना, वहां क्वेश्चन में तुमने किए थे वाले। इस क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्या दिया क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में दिया है कि बल्क एडियाबैटिक का बल्क मॉडुलस हाइड्रोजन गैस का कितना होगा, हाइड्रोजन गैस का बल्क एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस। बेटा एडियाबैटिक होता है, याद करो एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में बीटा बल्क मॉडुलस कैसे देते हैं, गामा पी, याद है कुछ, एडियाबैटिक में बल्क मॉडुलस बीटा लिखेंगे गामा पी के बराबर, गामा दे दिया 1.4, ठीक है ना, और एनटीपी पे प्रेशर कितना होगा 10⁵ पास्कल, तो वैल्यू कितनी होगी 1.4 10⁵ पास्कल, सीधा सीधा आंसर, दैट्स इट। तो बस ये तुम्हें याद रखो, मैंने बोला था ये याद रखना है, बीटा इक्वल टू कितना होता है गामा पी पी, तो एडियाबैटिक में बीटा बराबर होता है गामा पी, और आपका आइसो में, आइसो में क्या होता है बीटा पी के बराबर। देखो क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पर, एडियाबैटिक प्रोसेस दे दिया, गामा दे दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम का पूछा इन्होंने, वॉल्यूम डिक्रीज बाय अबाउट। तो यार फॉर्मूला तुम्हें पता है यार, ठीक है ना, कि डीपी बाई डीवी क्या होगा, अभी हम लिखा थोड़ी देर पहले, डीपी बाई डीवी इक्वल्स टू माइनस गामा पी बाई वी होता है ना। देखा क्या लिखना, डीपी बाई पी बराबर कितना हो गया, माइनस गामा डीवी बाई वी। तो डीपी बाई पी हमको दे रखा है कितना 0.5%,
माइनस गामा, गामा कितना है 1.4, तो यहाँ से dv बाई वी आ जाएगा, तो dv बाई वी कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे 0.5 बाय 1.4 और साथ में माइनस साइन। तरीका देखते रहो, बस आगे सॉल्व करना है, माइनस मतलब डिक्रीज डिक्रीज, और ये सॉल्व करोगे तो आंसर शायद ये आता है 0.36%। कितना आएगा 0.36%, ठीक है ना। खुशी अभी दिखा रहा हूँ स्लाइड, ठीक है ना, एक सेकंड। तो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। मैं आपको एक डीपीपी सेंड करवा रहा हूँ ना आज, उसमें आप देखेंगे सवाल बहुत सारे मिलेंगे आपको करने के लिए, इन्हीं फॉर्मूला की हेल्प से करेंगे आप। तो सारे फॉर्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, फॉर्मूला बेस्ड है, खाली फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अच्छा, एक होती है कार्नोट साइकिल, तो कार्नोट साइकिल में एफिशिएंसी पूछते हैं आपसे मैक्सिमम टाइम, क्या पूछते हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो होता है 1 माइनस Q2 बाई Q1 बराबर होता है 1 माइनस ऑफ T2 बाई T1, वो आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। तो टोटल मैकेनिकल वर्क डन बाय द गैस इन द होल प्रोसेस डिवाइड बाय हीट एब्सॉर्ब बाय द गैस। T1 होता है सोर्स का टेम्परेचर, T2 होगा आपका सिंक का टेम्परेचर, ठीक है। ये फॉर्मूले पे खाली क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो क्वेश्चन क्या है इसे पूछा हुआ, Carnot works between 600 Kelvin and 300 Kelvin. In each cycle of operation, the engine draws 1000 joules of energy from the source at 600 Kelvin. 600 Kelvin पे ले रहा है, तो बेटा इंजन ने एनर्जी ली, इंजन ने एनर्जी ली मतलब सोर्स का टेम्परेचर कितना हो गया T1 सोर्स 600, और सिंक कर दी T2 सिंक मतलब कितना हो गया 300। तो एफिशिएंसी पूछिए बस कितनी करना है 1 माइनस T2 बाई T1 करना है, तो कितना हो गया 1 माइनस 300 बाई 600 बराबर कितना हाफ, मतलब परसेंट वाइज करना है तो 50%, हाफ मतलब 50%, तो यहाँ पर क्या होगा 50%, कितना होगा भाई 50% हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये पूरा क्या है ना, यहाँ पर आपका क्या होता है केटीजी थर्मो पूरा। तो बच्चों एक चीज बता दूं, यहाँ पर फॉर्मूला रिवाइज करो, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फॉर्मूला का गेम है सारा, रिवाइज ऑल फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला करना है आपको बच्चे, तो रिवाइज करना है, ठीक है ना। रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज, बिना फॉर्मूले के यहाँ पर काम नहीं चलेगा, ध्यान में रखेंगे। थर्मो से बेटा क्वेश्चन जो होगा उस पर क्या करते हैं वो न्यूमेरिकल, जो आज की स्लाइड पढ़ी न्यूमेरिकल, कल वाली स्लाइड से भी न्यूमेरिकल ये पूछते हैं, प्लस थ्योरी दोनों आती है, और डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछते हैं आपसे, यस। तो यहाँ पर जो आपकी हीट वाली यूनिट है पूरी एंड होती है, बेसिकली फॉर्मूले करने हैं आपको। अच्छा, एक बच्चा मेरे से कह रहा था कि सर शीट वो दिखा दो, फाइल दिखा दो एक, तो बच्चे कोई पूछ रहा था, है ना, देखना बेटा पीवी कर्व ध्यान रखो, पीवी कर्व खाली खुशी, पीवी कर्व ध्यान रखेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो पीवी कर्व का स्लोप है, ठीक है, नॉट पीटी। पीवी कर्व का इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सब पीटी कर्व का निकाल दो, डीपी बाई डीटी करके सॉल्व कर लो पीटी इक्वेशन से, ठीक है, देख लेना, ओके। चलो भी थैंक यू। मैं आपको क्या कर रहा हूँ ना, पीडीएफ जो है गूगल ड्राइव पे भी शेयर कर रहा हूँ, वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल ड्राइव पे आपको मिल जाएगा, गूगल ड्राइव पे मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप पे भी डाल देते हैं आपके लिए, ओके थैंक यू। अभी शायद आपकी मैथ्स की क्लास भी है ना।